अब इस मंच के कोने में एक आत्मा रखी हुई है, देखो आप, 1.25 कुंटल का आइटम है। हालांकि आज तो 2.5 कुंटल का भी है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इनमें और उनमें अंतर यह है कि इनकी जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई भी है। आप देख रहे हैं सिर के बाल उड़ गए हैं। इनको, नफीसा भारती को देखो तो ऐसा लगता है कि जब प्रकृति किसी को उपहार देती है तो वो नफीसा भारती के रूप में प्राप्त होता है, और जब प्रकृति किसी पे प्रहार करती है तो वो ऐसा हो जाता है जैसा महेंद्र अजनबी इस समय बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं वो हास्य व्यंग के कवि हैं, बात बात से हास्य पैदा करते हैं। पिछले दिनों इनके घर में चोर घुसी आया, दोनों पति पत्नी सोए थे, चोर घुसी आया तो जग गए। चोर ने कहा जिस घर में चोरी करता हूं अगर कोई जग जाए तो मर्डर भी करता हूं। महेंद्र अजनबी तो बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति है, झट उसने कहा, भाभी जी को आगे करके बोले लेडीज फर्स्ट। तो चोर ने भाभी जी की तरफ मुखातिब हुआ, उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? तो भाभी जी ने कहा मेरा नाम शकुंतला है। तो चोर रोने लग गया, बोले शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मेरी माँ का नाम शकुंतला है। और जैसे ही दूसरी बार महेंद्र अजनबी की तरफ देखा, बोले तेरा नाम? बोले नाम तो मेरा महेंद्र अजनबी है, लेकिन मोहल्ले वाले मुझे भी प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। श्वेत क्रांति का अमृतभाषी जब व्यंगों की बौछार करे, तो काव्य जगत के उस सैनिक की विजय श्री मनोहार करे। आकर्षण आवाज से जो महफिल को सजा देता है, ये वो पौवा है जो बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री महेंद्र अजनबी, नई दिल्ली। और यार तुम नीचे से मत बोलो, कोई भी नीचे से बोलना क्या है, पेट खराब होने के लक्षण है। इससे ऐसा लगता है कि आपने शाम को कुछ गलत खा लिया था। कुछ लोग पैर पसार कर बैठे, ऐसे बैठे जैसे शहंशाह बैठे हों, और यहाँ अनारकली का मुजरा होने वाला हो। ये अदब की महफिल है, इसको थोड़ा सा रंग दीजिए। हाँ, हमारे जो मित्र जाना चाहते हैं, ये गफ्फार साहब की कविता सुन के जा रहे हैं। वो कोई बात नहीं, वीर रस की कविता सुन के इतना असर आ ही जाता है। मुझे तो ध्यान है, एक श्रोता जोश जोश में अपने घर चला गया। घर जाते ही बोला, माँ आज मैं भारत माता का कर्जा चुकाऊंगा, माँ आज मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली पहले दूध वाले का चुका के आज 6 महीने हो गए। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मां चामुंडा को प्रणाम करता हूं। आज भाई शशिकांत का ये आग्रह था और इस पवित्र भूमि के मुझे दर्शन करने थे, मैं यहां तक आ पाया। और आप सबसे एक निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। बात नहीं है, मुंह दिखाई की तालियां हैं। ये तो डिल डोल देख के बजा रहे हैं, इनको लग रहा है कि बम भी फटेगा। चिंता मत करो, डेंगू नहीं लाया, पर यहां से चिकनगुनिया भी लेके नहीं जाऊंगा। अरे हमारे यहाँ तो रावण ने जलने से मना कर दिया, टेढ़ा हो गया तो लोगों ने कहा चिकनगुनिया हो गया। अभी तो कुछ श्रोता मुझसे आके कह रहे थे, यार इसको 2 दिन पहले बुला लेते तो दशहरे मैदान पे खड़ा करने के काम तो आता। चलो खैर, बहुत बढ़िया बात। भाई ने बहुत जोश की कविताएं सुनाई, लेकिन होश के साथ सुनाई। वरना भाई साहब कोई कोई जोश के इतने जोर से कवि बोलते हैं, लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। अभी एक कवि को सुन रहा था, कविता में कोई बात नहीं थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। अच्छा, मैंने सोचने लगा यार ये कौन सी पंक्ति लेके आया जिसमें से तेल की जरूरत पड़ गई। दूसरी पंक्ति सुनी, मैं बहुत देर तक हंसता रहा। बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना, लेकिन लोग बाग जोश जोश में सुना जाते हैं। इसने तो बहुत होश की कविता सुनाई और हास्य रस की बात भी है, जोश में ही सुना रहा था मैं तो।
पता नहीं अपनी पत्नी से भी बातें कैसे करता होगा। निवेदन करता हूं, और भैया कुछ बाल बच्चे भी हैं कि नहीं है तेरे? इस हिसाब से तो भाग ही जाते होंगे घर के लोग। सब बहुत कुछ निपटा दिया इसने काफी। वैसा वीर रस का ऐसा कवि जिसने ज्यादा खून खराबा नहीं किया यहाँ पे, वरना अब तक तो कम से कम 1000-2000 लाशें यहीं पे बिछा चुका होता है। वरना अच्छा, पाकिस्तान को निपटाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कविताओं की जरूरत नहीं भाई साहब। 2 लाइन में हमारे एक दोस्त ने पाकिस्तान निपटाया, बोले सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। जब 2 लाइन में निपट सकता तो इतनी लंबी चौड़ी कविताओं की क्या जरूरत, इतना जोश दिखाने की क्या जरूरत भैया। और मैं तो चाह रहा हूं कि हमारे रक्षा मंत्री वगैरह जो है सेना पे खामोखा पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे 5-6 कवि सीमा पे भेज दो। पाकिस्तान की सेना तो इसे सुन के ही भाग जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, कोई कोई तो इतने जोश में बोलता है, एक को सुन रहा था अभी पिछले दिनों, बोले राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछा यार राख लगा के क्यों खींचो? बोले जीभ है, स्लिप कर सकती है। भाई बढ़िया बढ़िया महेंद्र भाई, वाह वाह। एक और कवि को सुन रहा था भाई साहब, बहुत पतला दुबला कवि, जितना पतला दुबला था उतना ही तेज बोल रहा था, आते ही चिल्लाया, बोले ए चीन, हम तेरे ऊपर हिमालय धकेल देंगे। अच्छा, अपना सूटकेस तो उस कवि से उठ नहीं रहा था, और चीन के ऊपर हिमालय धकेलने को तैयार। तो ऐसे जो शब्दों के वीर मिल जाते हैं हमें कभी कभी। अच्छा, जिंदर आ जाओ भाई साहब, जोड़े के साथ आए हो, बैठ। वो भैया माला वाले कहां गए जिन्होंने इसे माला डाली थी? हाँ, हिंदुस्तानी यार, हम भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तानी हो। हाँ, एक बार तालियां बजाओ। हाँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ कवि सम्मेलन की जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल सूत्र वाक्य कह दिया है। खैर, हो जाता भाई साहब, जोश जोश की बात है। जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, हमारे जनता में बहुत जोश आया हुआ था, जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे, मेरे मोहल्ले में भी हुआ। अच्छा, उन्हें कोई ढंग का कवि तो कोई वीर रस का मिला नहीं, पता नहीं कहां कहां से पकड़ के लाए, क्योंकि वीर रस के जितने बढ़िया कवि थे, अब्दुल गफ्फार जैसे, सारे व्यस्त थे, पता नहीं कहां कहां से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई देता था, उससे कहते थे यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, सीधा सीधा एक हास्य रस की कविता आप तक सुनाता हूं। एक बार तालियां बजाकर आप मेरा मूड बना दें, मैं कविता आप तक पहुंचाना हूं मित्रों। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। जब एक ही कवि पाकिस्तान को मंच से निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करेंगे। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए, जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। एक ही रस के इतने सारे कवि बुलवा लोगे, आपस में लड़ मर सकते हैं भाई साहब। जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया।
पूरा मंच बन गया था बंकर। सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर, पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था। मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। वो बोले कहां है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाऊंगा। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी, बोले है मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। मैंने उससे पूछ लिया, यार राणा सांगा की तलवार यार 400 साल पुरानी। बोले यार कुछ नहीं, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मर जाए। वही बढ़िया है। वाह वाह वाह। तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ, मुझे पता चले मित्रों बात आप तक पहुंच रही है। एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से तो एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, और दूसरा हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति आप सभी का आशीर्वाद चाहती है। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। बहुत बढ़िया है। वाह वाह। जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, आप सभी का ध्यान चाहता हूं। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। बढ़िया है। वाह 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 वाह। बोले अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। बोले इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। इतना तो तब बता रहा हूं जब भयंकर जाड़ों का मौसम था। 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे उसने। मैंने तो शशिकांत भाई से पूछा कि यार ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया। ये बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूकता ही रहता है। इतना नुकसान ही अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रहा है। अच्छा इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना मित्रों। तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है। बोले भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया है। नहीं बढ़िया है। बोला ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा एक श्रोता वाकई में दूरबीन लेके आ गया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे अबे ये कवि खड़ा है उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सुंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ, पता चले मित्रों। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मित्रों वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। अच्छा अपनी कविता में वो जितना पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान, फैसलाबाद तक में झंडे फहराए।
और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। वाह। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर या एस्टेट एजेंट बैठे हुए। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। पर वो मेरा दोस्त था, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी। क्या हुआ भैया, फिर आ गया क्या? ये लोकल कवि है क्या यहाँ का? और बैठ जा भैया। अच्छा, इसे हर 15 मिनट बाद दौरा उठता है। हाँ, प्रणाम करता हूं भाई साहब, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, आप हर कवि के बीच में आए। हाँ, एक ही कवि की कविता क्यों बिगाड़े? यार एक बार तालियां बजा देना। मैं मित्रों दूसरी कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अरे यही सुना भाई। कहाँ तक था मैं, वो यही भूल गया। हाँ, इस 47 शहरों पर कब्जा किया। 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। अच्छा, अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का मंच से ही खात्मा। और वो मेरा दोस्त था, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी, क्या करूं, कहां जाऊं? इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा। अब उसे बाकी शहरों के नाम ही याद भी थे। इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। मैं झंडा का फहराऊं? मैंने कहा झंडा का फहराऊं? फिर तू यार ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे बढ़ जा और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। वो बोला, नहीं यार, वहां तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जा। तेरा क्या जा रहा, वहां फहरा दे। वो बोला, तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूं। पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा, यहीं से तो उड़ान भरेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक कविता, हाँ रेल सुना। मैंने मित्रों भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। मेरी एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, एक भीड़ भरी रेल में मैं बैठा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। शुद्ध हास्य रस की कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। आ जाओ भैया, निकल लो। यहां से लेफ्ट टर्न लेकर निकल लेना उधर से। हाँ। 4 जने जा रहे हैं एक कवि के टाइम पे। है भैया, किसका घर? भैया तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही, तुम भी चले जाओ। ये देखो जा कर रहे हैं आखिर। मित्रों एक भीड़ भरी रेल में मैं बैठा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, हम तो हास्य रस के कवि भाई साहब, चलते फिरते कहीं से भी हास्य उठा लेते हैं। अच्छा, इन्होंने तो, ये मोनिका ने तो बहुत बढ़िया गीत पढ़े, वरना हास्य रस के कवियों के तो बस का ही नहीं है गीत गजल और शेरो शायरी करना। हमारे एक मित्र ने कोशिश की थी, बोले सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। अब पहली लाइन तो ठीक ठाक बना गया, बोले सब कुछ लुटा गया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। एक बढ़िया है मान भाई बाबा। अच्छा, एक ने और कोशिश की, बोले सीप जैसी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। पहली लाइन तो बहुत बढ़िया बना गया, बोले सीप जैसी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल लो। हास्य रस का कवि तो हमेशा गड़बड़ी कर देता है। अभी मैं आ रहा था, आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे।
दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देखा, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रहे। हंसी की बात है मित्रों, चारों तरफ बिखरी पड़ी है, सिर्फ ढूंढने वाली नजरें चाहिए। आपने ट्रक देखे होंगे, ट्रक के ऊपर तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी रहती हैं। ऊपर लिखा रहता पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूं। खामोखा अपना मुंह काला क्यों करवाऊं? वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूं मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा होगा। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती दोस्तों, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। वहां ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता होगा? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अच्छा, एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? सड़कों पर एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन मारुतियां घूमती रहती। वाह वाह वाह। उन पर नहीं डालेंगे, हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया ट्रक पे बुरी नजर डाल। कुछ ना कुछ लिखवाते ही रहेंगे, ट्रकों के पीछे ही लिखवा देंगे, देखो मगर प्यार से। एक दिन मैं एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता रहा, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता हो। फिर भी लिखा जरूर रहेगा। अच्छा, ये ट्रक वगैरह दोस्तों एक्सीडेंट हो जाते हैं, करुणा का विषय है। पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अब उसे खाई में सुनहरा कल नजर आ रहा, खाई में गिरा हुआ था लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था। ऊपर लिखा हुआ था, एक तेरा सहारा। जैसे इसी के लिए पैदा हुआ। फिल्मों के नाम लिखवा देते हैं लोग बाग जोश जोश में। एक मारुति कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट था। मारुति कार के पीछे लिखा हुआ था, सावन को आने दो, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, आया सावन झूम के। तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ, मुझे पता चले मित्र बात। अब ये शशिकांत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक नई मारुति एस्टीम कार खरीद ली। मेरे पास तो खैर पहले से ही थी। आप हंस क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मुझसे कहने लगे, भाई इसके पीछे कौन सी फिल्म का नाम लिखवाऊं? मैंने कहा भैया लिखवा दे, मुझे जीने दो। ये बोले नहीं, मेरे पड़ोसी के पास ट्रक है, उसने पहले से ही लिखवा रखा है, जीने नहीं दूंगा। मित्रों, हमें तो बातें मिलती चली जाती हैं, हमारी कविताएं बनती चली जाती हैं। एक कविता विशेष जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। एक भीड़ भरी रेल में मैं चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। भीड़ में तरह तरह की स्थितियां होती हैं भाई साहब। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये तो महानगर हो चुके हैं। इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं है। मुझे तो ध्यान है, एक गांव का कुत्ता पहली बार बंबई गया तो बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। अच्छा, गांव वाले कुत्ते ने बंबई वाले कुत्ते को देख के पूंछ हिलाई पर इधर उधर। अच्छा, बंबई वाले कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला, यार तू बंबई में क्या आ गया, तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज ही भूल गया। अबे पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है क्या? बंबई वाला कुत्ता बोला, बेटे एक हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसे ही पूंछ हिलाने लगेगा। यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जा सके। जब भीड़ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तब मैंने एक कविता लिखी मित्रों, वो आप तक पहुंचाता हूं। अच्छा, रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी। रेल वो भी अगर बिहार राज्य से जा रही हो तो क्या स्थिति हो सकती है। अब मैं देख रहा हूं एक दो छोटे छोटे बच्चे भी आगे बैठे हुए हैं, इन्हें तो विशेष प्रणाम कर लेता हूं। बच्चों को मैं सबसे पहले इसलिए प्रणाम किया करता हूं क्योंकि बच्चे इतने उस्ताद हो गए हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं। बातों ही बात, मैं तो पढ़ाता था दिल्ली में, परीक्षा की कॉपी जांच रहा था, प्रश्न दे रखा था, बताओ विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी, कुछ भी लिखता रहे।
लेकिन अंतिम बात जो बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। इन बच्चों का कोई भरोसा नहीं। एक बच्चे से पूछ लिया अध्यापक ने, बोले लालू ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ। तो बच्चे ने लिख रखा था अब लालू दूध देगा। अच्छा, एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था। बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता है। भाई शशिकांत एक बच्चे से पूछ रहे थे, बेटे तुम कहां पैदा हुए थे? बच्चा बोला तिरुवनंतपुरम में। ये बोले स्पेलिंग बता। बच्चा बोला जी फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। बच्चे तो बच्चे, बच्चियां तक ऐसे जवाब दे देती हैं। वो एक बच्ची से पूछ लिया राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो लड़की शर्माते हुए बोली राम लक्ष्मण के जाने में बहुत बड़ी, वो सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। भाई बढ़िया है, वाह 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 वाह। तो इन बच्चों के लिए एक बार तालियां बजाने में कविता शुरू करता हूं मित्रों। भैया चाहे मेरे लिए भी रख लेना, मैं 5 मिनट में निपट के आ रहा हूं। तो क्या उन श्रोताओं को विशेष प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने सारे जूते चप्पल यहीं पर अपने आगे रखे हुए हैं। बस इनका प्रयोग मत शुरू कर देना भैया। करना भी तो बढ़िया बढ़िया से फेंकना। मेरा आज आया नहीं हूं, बगैर चप्पल के ही आया हूं। खैर, एक कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। यह आपको जोड़ने के लिए थोड़ा उपक्रम करना पड़ा मुझे कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का यह हाल था मत पूछिए, कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई। वरना आदमी वहां भी होते भाई। क्या बात? कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक झटका लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था। और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं दे रहा था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कच का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कच का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। रेल में भीड़ इस कदर थी। हाँ, जब एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारी बच्ची खुची जुल्फों में फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और साथ साथ वो लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया।
जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला, आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपनी स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए सीधे यहाँ आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम आपके नगर पालिका के पिछले साल के कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।